फिर ध्यान करने लगे हैं आयंस के बारे में। लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयन है। अब देखते हैं आयंस क्या बेटा, ये भी ध्यान में रखना, मैं आप जो शो करने लगा हूं दैट इज अबाउट सिंपल आयन। सिंपल आयन में सिर्फ एक एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा उसके हवाले से बात होने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आयन सिंपल आयन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ केमिकल स्पीशीज मीन इट इज अ एटम व्हिच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, हम उस एटम्स को क्या है, सिंपल आयंस का नाम देंगे। अब मेरे प्यारे बेटा, अगर आपने एग्जांपल पे गौर किया होगा तो मैंने एक एक एटम्स के हवाले से एग्जांपल दी है। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे -3, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, आयोडीन पे -1, फ्लोरीन पे -1। All these are the simple ion because each atom carry positive or negative charge on it. अब इसी डेफिनेशंस को या इन एग्जांपल्स को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि आयन दो किस्म के होंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज होंगी या नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज होंगी। तो मीन दे मे बी केटाइन्स और एनाइन्स। तो पहली बात करते हैं केटाइन्स क्या होते हैं, केटाइन कैसे बनते हैं, केटाइन किन से बनते हैं, केटाइन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमारी आज की बातें हैं। फिर मेरे बेटा पहली बात करने लगा हूं केटाइन्स। केटाइन इज द पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज मीन ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पॉजिटिव चार्ज आयन कहा जाएगा या केटाइन्स का नाम दिया जाएगा। अब केटाइन्स कैसे बनते हैं? जब भी हम लोग किसी भी गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी अकेले एटम, शर्त यह है कि वो गैसियस हो, गैसियस एटम के वैलेंस शेल से, बैरूनी शेल से, आखिरी मदार से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो हम कहेंगे that atom will be converted into cations। जब भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके नतीजे में केटाइन्स बन जाएंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चे, अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, क्योंकि आप देखो ना, कोई भी एटम्स हो उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द शेल हैं। अब इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किए हुए है। अब मुझे और आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले न्यूक्लियर फोर्स को खत्म करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के होल्ड को इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर खत्म करना पड़ेगा। न्यूक्लियस के होल्ड को खत्म करने के लिए एनर्जी देंगे, उस फोर्स को खत्म करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे प्रोसेस जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो केटाइन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इन दिस प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब मैंने थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दी है आप लोगों को कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे केटाइन बनने के अमल को। मेरे और आपके पास एक गैसियस एटम है। अब इस गैसियस एटम को हमने एनर्जी दी, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और गैसियस एटम किस में तब्दील हो जाएगा? केटाइन में तब्दील हो जाएगा। अब और कीजिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1+ चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 चार्ज आएगा। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहे हैं?
गौर करना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको बयान कर दूं। मेरे पास सोडियम एटम है, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर, मैंने जो 11 लिखा हुआ है दैट इज द एटॉमिक नंबर इज अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर याद रखिएगा किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। तो यूं समझ लीजिएगा 11 जैसे कह रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ी बताई है कि जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में मौजूद है। इसका मतलब यह है सोडियम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 है, प्रोटॉन भी 11 होंगे क्योंकि मैंने कहा था नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब शेल भी आपके सामने आ गए, वो भी 3 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, शेल 3। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मजमूआ बराबर है, इसलिए इस सोडियम पे कोई चार्ज नहीं होगा। एक चार्ज आपस में एक दूसरे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जब हम तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, ये माइनस साइन जाहिर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, प्लस नहीं किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो ही इसमें से निकाल दूंगा, बाकी कितने बच जाएंगे 2, 8। अब वो करना, इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 10, प्रोटॉन 11 है। एक प्रोटॉन ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। जब एक प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए +1 है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जाते, तो 2 पॉजिटिव चार्ज लिखता। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालता तो 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाते, जिसकी वजह से 3 पॉजिटिव चार्ज आता। इस वक्त क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो से, तो इसलिए इस पे +1 चार्ज। अब आपको समझ आ जानी चाहिए +1 +2 +3 चार्ज कब आएंगे कैटायंस पे। अब हमेशा कैटायन जो बनते हैं ये आमतौर पे किन की टेंडेंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन किन से निकाले जाते हैं, दैट इज फ्रॉम मेटल एटम। हमेशा हम इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से निकालते हैं क्योंकि मेटल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, कम एनर्जी चाहिए होती है। और जो ही इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, अब और कीजिएगा मेरे प्यारे बेटा, पहले शेल 3 थे, अब शेल 2 हो गए, इसका मतलब लाजमी तौर पे इलेक्ट्रॉन निकालने से साइज कम हुआ होगा। अच्छा, शेल भी कम हुआ है। दूसरी बात, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज्यादा हो गई है। जो ही प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज्यादा होगी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे। अब न्यूक्लियस का होल्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा हो जाएगा। जो ही न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा तो साइज श्रिंक कर जाएगा। तो कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम, इसको पेरेंट एटम कहते हैं, ये उसी का इस पेरेंट एटम का कैटायन ये है। तो कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा समानर होता है। कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा समानर होता है। यही बात मैंने लिखी है, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज समानर देन इट्स पेरेंट एटम। कितनी वजूहात दे सकते, कम से कम 2 वजूहात दे सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो जो ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो विल इंक्रीज। नंबर 2, शैलो रिमूवल में टेक प्लेस। शैलो रिमूवल टेक प्लेस होने की वजह से प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से साइज कम हो जाता है। तो कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से कम हुआ करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी बयान कर रहा था नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितने भी एटम पे आते जाएंगे वो ज़ाहिर करेंगे कि उतने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं। यानी एक एटम पे जब +1 है तो इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 पॉजिटिव चार्ज होते तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन।
तो 3 पॉजिटिव चार्ज होता तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। अब मेरे प्यारे बच्चे एग्जांपल क्या है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑल दीस आर द पॉजिटिव। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ने इस पे +1 इस पे +3 चार्ज क्यों। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में एल्यूमिनियम की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर 13 है मेरे बच्चों, 283 बनता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। 13 की डिस्ट्रीब्यूशन करो तो 283, तो तीसरे शेल से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं वैलेंस शेल से। सोडियम के अंदर जो मैं बात कर रहा था, सोडियम के वैलेंस शेल में था ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इजीली। तो सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 1 पॉजिटिव चार्ज। पोटेशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, +1 चार्ज। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, +2 चार्ज। एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 3+4। यूं भी समझ जाइएगा कि एल्यूमिनियम के अंदर 3 प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की निस्बत, मैग्नीशियम में 2 प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, पोटेशियम में 1 प्रोटॉन ज्यादा है, सोडियम में 1 प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। ये था मेरे प्यारे बच्चे सिंपल केटाइंस के बारे में मैंने बातें की। मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगली बात करते हैं, दूसरा क्या था हमारे पास, एनायन, नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज मीन एटम। क्योंकि मैं एटम इसलिए लिखता हूं, मैं शुरू से बयान कर रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं आपको, सिंपल केटाइन या सिंपल एनायंस की बातें कर रहा हूं, इसलिए एक एटम्स के हवाले से बात कर रहा हूं। तो ये कैसे बनते होंगे मेरे प्यारे बेटा, जब जैसे हम लोग इधर कह रहे थे 1 या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दें वैलेंस शेल से, इधर क्या कह देंगे, 1 या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें वैलेंस शेल में। These are for when 1 or more than 1 electrons are added in the valence shell of gaseous atom। गैसियस एटम के वैलेंस शेल में 1 या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बन जाएंगे, एनायंस। यहां पे थोड़ी सी बात और सीखनी है आपको ने। यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहले क्या बयान कर रहा था मैं, अच्छा यहां पे फिर मैं फिक्स कर गया हूं, यूनिनेगेटिव आयन, यूनिनेगेटिव आयन जो है दैट फॉर्मेशन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक। यानी आप लोग जब भी गैसियस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या बनता है, यूनिनेगेटिव आयन बन जाता है। तो यूनिनेगेटिव आयन बनने के दौरान एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर यूनिनेगेटिव आयन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तब हमेशा याद रखिएगा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हायर नेगेटिव आयन फॉर्मेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडो। इसके लिए मैंने यूजुअली कहा था कि वो हो सकता है एक्सो है, लेकिन मेजॉरिटी में क्या है, वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन ये हमेशा क्या है मेरे बेटा, एंडोथर्मिक होना है। जब भी आप हायर नेगेटिव आयन मीन डाई नेगेटिव आयन, ट्राई नेगेटिव आयन, टेट्रा नेगेटिव आयन बनाओगे तो उनकी फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होगी। हमेशा एनर्जी सिर्फ यूनिनेगेटिव आयन के ऊपर हम कह सकते हैं कि उसकी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है। क्योंकि इसकी थोड़ी रीजन यूं कह दें, जब भी हम यूनिनेगेटिव आयन में फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की एडिशन मुश्किल हो जाती है। जब मुश्किल हो जाती है तो इसका मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को वहां तक पहुंचाने के लिए। जब हम एनर्जी देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक होगा और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हायर नेगेटिव आयन बनाते हैं। इसलिए यहाँ ख्याल रखना है, हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ यूनि पॉजिटिव या डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव। यहाँ पे हमने बात की है कि यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन यूजुअली एक्सोथर्मिक होता है और हायर नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, ये मेटल एटम की टेंडेंसी है। अब इसमें बात करोगे तो ये क्या है बेटा, नॉन मेटल एटम की टेंडेंसी होती है क्या बनाना, एनायंस बनाना। और फिर गौर करो, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 मीन 287 है। हम इसके वायलेशन में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की भी गुंजाइश बाकी है। जो हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 288 हो जाएगा।
अब 288 में क्लोराइड आयन बन गया। अब गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें 17, प्रोटॉन भी 17, शेल 3 है, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, प्रोटॉन तो 17 ही है, तो इसका मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की रेशियो बढ़ गई है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस का होल्ड ओवरऑल कम हो जाएगा। जो ही न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो एनाइन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। जितने नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे किसी भी एटम पे, इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ब्रोमीन पे एक इलेक्ट्रॉन है तो आयोडीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस बात की गवाही है उस एटम ने उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये था सिंपल आयंस के बारे में। एक छोटी सी बात आपको और ऐड करता जाऊं, केटाइंस को केटाइन क्यों कहा जा रहा है, एनाइंस को एनाइन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस करते हैं, मैटर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के दौरान जो केटाइन होते हैं ये कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड जब कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होते हैं तो इस कैथोड की वजह से नाम कैथोड देते हैं। और नेगेटिव चार्ज आयन एनोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होते हैं और वहां पे डिस्चार्ज होते हैं ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से उनको नाम क्या दिया जा रहा है? एनाइंस का नाम दिया जा रहा है। ये तो था मेरे बेटा सिंपल आयंस के बारे में। फिर मैंने छोटे से एमसीक्यूज के लिए बातें की। ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ मैंने कैटेगरीज यहाँ लिखी है, नेगेटिव चार्ज वाले ये लिखी है। पॉजिटिव चार्ज में मैंने अमोनियम आयन लिखा, हाइड्रोनियम आयन लिखा, कार्बोकेटाइन लिखा या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं हम, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज हैं वो बहुत कम तादाद में होती हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज कैरिंग ग्रुप ऑफ एटम्स। तो सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सालेट, हाइड्रोक्सिल आयन, all these are the group of atoms carrying negative charge and naturally these are present abundantly। ये कसरत में पाए जाते हैं, ये ना होने के बराबर होते हैं किताब में। That was all about बेटा आयंस। मेरे ख्याल में आपको हर बात समझ आ गई होगी। आज यहाँ तक देख लेते हैं, कल इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो फिर मॉलिक्यूलर आयन और रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।